नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 2 मार्च 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ट्रेजेडी ऑफ वॉर और यूक्रेन वॉर, ये दोनों यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर एक कोविड के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और फोर्थ टॉपिक जो है ये कॉशनरी टेल, ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ वॉर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इस व्यक्ति का नाम है नवीन शेखरप्पा जी। ये हमारे भारत के विद्यार्थी थे, यूक्रेन में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और दुखद खबर यह है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो एक बंकर में छुपे हुए थे, लेकिन खाने पीने की चीज़ लेने के लिए वो बंकर से बाहर निकले और अनफॉर्चुनेटली शेलिंग हुई और इसी शेलिंग में उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज हज़ारों हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए यूक्रेन, चाइना, रशिया जैसे देशों में जाते हैं, तो ख़ास करके वे सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन गए हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जस्ट इमेजिन कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ना तो फ़ोन कनेक्शन है, ना तो अपना फ़ोन चार्ज कर पा रहे हैं, ना तो किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और हर तरफ जो है वो कॉन्स्टेंटली 24/7 एक फियर रहता है, खतरा रहता है कि कभी भी कहीं से भी एक मिसाइल गिरेगी और आपका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। जो वहाँ पर हैं उनको तो बहुत डर लग रहा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स, फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। मीन्स जब ये सोचते हैं तो भी एक बहुत ही एक शॉक वेव फील होती है कि गॉड फॉरबिड ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहीं पर भी ना हो। चलिए, भारत सरकार ने तो अपने जो एफर्ट्स हैं, हमारे देश के जो लोगों को रेस्क्यू करने के एफर्ट्स, उनको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये मैप जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। यूक्रेन के मैप को अच्छी तरीके से स्टडी करना है हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ देशों के नाम दिए गए होंगे और पूछा गया होगा कि कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक्ड है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यूक्रेन के इर्द गिर्द के देशों को देख लेते हैं। देखिए, दिस इज यूक्रेन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्लॉकवाइज अगर स्टार्ट करें तो रफली 12 o'clock जो है, यानी कि टॉप पर नॉर्थ में आपको बेलारूस नाम का देश मिलता है, जिसके साथ यूक्रेन अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक और चीज़, इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जो सिंसियर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई वुड रिकमेंड यू गाइज के मिनिमम 15 मिनट जो हैं ये इन्वेस्ट करनी है आपको। रिमेंबर, मैं यहाँ पर स्पेंड या फिर खर्च ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग इन्वेस्ट। आपको इस मैप को अच्छी तरीके से स्टडी करना ही है। ये आपको डायरेक्टली 2 मार्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देकर जाएगा ये टॉपिक। 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। तो बेलारूस जो है उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर जैसे हम थोड़ा 1 o'clock और 2 o'clock 3 o'clock की तरफ आते हैं, यानी कि जैसे घड़ी का कांटा इस तरफ बढ़ता है, तो वी कैन सी कि एक बहुत बड़ी बॉर्डर जो है वो ये रशिया है, राइट। ये आपको पता ही होगा, हमने इससे पहले भी ये मैप देखा था। तो ये रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। फिर हम थोड़े साउथ वेस्ट की तरफ आए तो यहाँ पर एक देश देखने को मिलता है, छोटा सा देश है, मोल्दोवा। अब देखिए, मोल्दोवा इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। एक तरफ यूक्रेन से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ है रोमानिया। किसी भी समंदर के साथ, यानी कि ब्लैक सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है मोल्दोवा। फिर आता है रोमेनिया। तो रोमेनिया जो है ये लैंडलॉक नहीं है, ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ। फिर रोमानिया से थोड़ा हम ऊपर जाए, यहाँ पर देख सकते हैं रोमानिया और मोल्दोवा के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। यहाँ पर एक छोटी सी बॉर्डर ये शेयर करता है हंगेरी के साथ। यहाँ पर स्लोवाकिया के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर है पोलैंड। तो ये हो गए टोटल देश। एक बार नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इन चीज़ों को हटा देता हूं। तो नंबर 1 इज बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा जो एक लैंडलॉक कंट्री है, फिर आता है रोमानिया, फिर हंगेरी जो एक अगेन लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ देश। नंबर 6 पर हैं
स्लोवाकिया और नंबर 7 पर हैं पोलैंड। पोलैंड जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, एज यू कैन सी हियर। अब देखिए दोस्तों कि ये 7 देश जो हैं उसमें से 2 देशों में आप रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप रशिया जाकर हमारे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ से तो उन्होंने अटैक किया है, तो रशिया का ऑप्शन नहीं है। बेलारूस जो है वो एक वैसाल स्टेट है रशिया का, यहाँ से भी कहते हैं, रिपोर्ट ये है कि यहाँ से भी रशिया ने अटैक किया है, तो बेलारूस भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो अब आपके पास यही सारे देश बच जाते हैं, राइट। ये मोल्दोवा, देन यू हैव रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। तो टोटल कितने देश हुआ? 1 2 3 4 एंड 5 देश हैं जिनसे हम हमारे लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। अब इसी चीज को लेकर भारत सरकार ने एक टीम बनाई है, 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहां से रवाना किया है इन देशों की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोमानिया और मोल्दोवा में हमारे एक मिनिस्टर हैं, हमारे देश के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये रोमानिया और मोल्दोवा के ऑपरेशंस को संभालेंगे और यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है, स्टूडेंट्स एज वेल एज सिटीजन्स को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है उनको संभालने वाले हैं, उसकी देखभाल करने वाले हैं। उसके बाद आता है हंगेरी। हंगेरी में हरदीप सिंह पुरी साहब को भेजा गया है, रिमेंबर। और हंगेरी के ऊपर आप देख सकते हैं स्लोवाकिया है, तो स्लोवाकिया में हमारे देश की सरकार ने किरण रिजिजू साहब को भेजा है स्लोवाकिया में। और स्लोवाकिया के बाद आता है पोलैंड, और पोलैंड में गए हैं हमारे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह साहब। वो पोलैंड से हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने की प्रोसेस को जो है उसको देखने वाले हैं, ठीक है, उसका नियंत्रण करने वाले हैं, उस सारी चीज़ों को। मीन्स पोलैंड की सरकार और भारत की सरकार और यूक्रेन की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो रिटायर्ड जनरल वीके सिंह साहब करने वाले हैं। तो आई होप ये मैप जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 15 मिनट इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, आई गिव यू वन एग्जांपल, कैसे नाम लिखे गए होंगे पोलैंड, फिर रोमानिया, यूक्रेन और मोल्दोवा। तो बताइए कि इन 4 देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड हैं, और नीचे ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं A, B, C और D। तो यू नो नाउ के ऑप्शन डी मोल्दोवा जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। वैसे ही आपको स्लोवाकिया के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रिवर्स प्रश्न ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारे जो देश हैं तो इसमें से ये पूछा जाए कि लेट्स से आपको मोल्दोवा, हंगेरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, ये 4 देशों के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो लैंडलॉक्ड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलैंड जो है वो लैंडलॉक नहीं है, मोल्दोवा, हंगेरी और स्लोवाकिया जो है वो लैंडलॉक देश हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के साथ कौन सा देश जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है या फिर नहीं करता है। तो आपको दूसरे देशों के नाम जैसे चेक रिपब्लिक हैं, अब ये सारे देशों के नाम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको इतना अगर पता होगा कि ये 7 देश जो अभी हमने डिस्कस किए ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसके बाहर का कोई भी कंट्री का नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो देश जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है यूक्रेन के साथ, और देन यू विल बी एबल टू हैंडल द आंसर, राइट। अब यहाँ पर रशिया का जो एक हैवी आर्मामेंट और एक बेसिकली फुल इन्वेजन जो है वो रशिया की तरफ से चल रहा है, और सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के लिए रहेगा वो यही रहेगा कि इन सारे देशों तक जो स्टूडेंट्स पहुंच गए, जो लोग पहुंच गए, उनको तो हम रेस्क्यू कर पाएंगे, लेकिन अभी भी जो हजारों लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं इनको बाहर हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एवर। और इसी चीज़ को लेकर भारत को सीरियसली अब अपनी जो न्यूट्रल पोजीशन है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यूक्रेन की सरकार और रशिया की सरकार दोनों को हमें प्रेशराइज करके वी हैव टू फाइंड ए वे आउट, हमें कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम यूक्रेन और रशिया दोनों को कहें कि आप थोड़े समय के लिए ये बोम्बार्डमेंट या फिर एक प्रकार का टेम्पररी सीज फायर कीजिए, जिससे हम हमारे नागरिकों को यहाँ से इवैक्यूएट कर सकें। क्योंकि अगर और ज़्यादा लोगों की जान जाती है तो फिर भारत जो है उसको अपनी न्यूट्रल पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठकर चुप बैठकर ये सारी चीज़ें, ये तमाशा नहीं देख सकते कि हमारे नागरिक जो हैं वो कोलेट्रल डैमेज बने, कि युद्ध इन दोनों के बीच में चल रहा है और मृत्यु हमारे नागरिकों की हो रही है, तो ये चीज़ें भी एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। अब इसी विषय के साथ ये न्यूट्रलिटी जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, और एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने यह आर्टिकल लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग इस आर्टिकल की होती है कि कोई भी सरकार जो है वो
युद्ध के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नागरिकों को और दुनिया को नहीं बताती है। युद्ध के साथ जुड़ी हुई सारी सच्चाई भी, सारी इंफॉर्मेशन और सारी सच्चाई भी अपने नागरिकों को और दुनिया को रिलीज नहीं करती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ, 60 ईयर्स से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी पूरी जो हकीकत है वो देश और दुनिया के सामने नहीं है। एक हेंडरसन ब्रुक का रिपोर्ट जो है वो इस चीज के ऊपर लिखा गया था, इस इंसिडेंट के ऊपर, 1962 के वॉर के ऊपर, लेकिन आज भी ये डीक्लासिफाई नहीं किया गया है। आज भी ये पूरी दुनिया के सामने, हमारे देश के सामने नहीं है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, जो भी चीज़ें हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उससे ही पता है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास आज भी नहीं है। अब रशिया ने जो यूक्रेन पर एक हमला बोल दिया है, तो इसका एक नरेटिव ये है कि देखिए नेटो जो है उसका काफ़ी ईस्टवर्ड एक्सपांशन हो रहा है। मैंने इसके ऊपर लगभग 3 वीडियोस बनाए हैं, और जो एक वीडियो था उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे नेटो ने वादा किया था, लेकिन ये वादा जो है वो नेटो ने तोड़ा। और आज रशिया का स्टैंड ये है कि देखिए हमारे ऊपर एक लटकती हुई तलवार है नेटो की, और ये चीज़ हम जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारी बॉर्डर के साथ नेटो की फोर्सेस जो हैं, हमारी बॉर्डर तक नेटो की फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की जाए। यानी कि आप, हमारी स्वतंत्रता और हमारी आज़ादी जो है इसके ऊपर एक खतरा है, और कभी भी हम हमेशा 24/7 एक अलर्ट पोजीशन में रहेंगे, तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन हमला करना जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और दिस इज़ नॉट फेयर एज वेल, राइट। जो भी इश्यू हैं ये नेगोशिएशन टेबल से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए अब ये युद्ध जब रोका जाएगा तब भी यही होगा, बातचीत के माध्यम से ही युद्ध जो है उसको रोका जा सकता है। मैं सुषमा स्वराज जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, एज वी नो, राइट। उनकी मृत्यु हो गई कुछ, आई थिंक 2-2.5 साल पहले उनका निधन हो गया। तो सुषमा स्वराज जी ने जब 2017 में डोकलाम वाला इश्यू चल रहा था, उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है वो पार्लियामेंट में कही थी, और वो ये थी कि युद्ध को रोकने के लिए भी आपको बातचीत ही करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम चाइना के साथ बातचीत करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि युद्ध ही ना हो। ये डोकलाम की वजह से जो 2017 में युद्ध होने वाला था, तो ये युद्ध जैसी सिचुएशन ही ना हो, तो टॉक यानी कि बातचीत और डिप्लोमेटिक डिस्कशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और यही किया भारत और चाइना ने। तो ऐसा ही कुछ जो है वो रशिया को भी करने की ज़रूरत थी। कोई भी देश जो है वो इस प्रकार के इन्वेजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई भी इसको सपोर्ट भी नहीं करेगा। वायलेंस इज ऑफ कोर्स नॉट ए राइट थिंग, एज वी ऑल नो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अंत में तो आपको बातचीत करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक साइकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक बिहेवियर है, उसको लेकर भी रशिया जो है वो काफ़ी चिंतित रहता है। और जैसे हमने देखा कि देखिए यहाँ पर रशिया ने इन्वेड किया है वो गलत है, और जिस प्रकार से नेटो का एक्सपांशन हो रहा है वो भी चीज़ जो है वो गलत है। तो इन दोनों पार्टीज़ को बातचीत से ही चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने रशिया के इस इन्वेजन का विरोध भी किया है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी देशों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट पड़ने वाली है। फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने कई बार इस चीज़ के बारे में बात की है कि आज की दुनिया जो है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो किसी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। कल हम ये भी बात कर रहे थे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें कैसे खास करके जो P5 हैं उनको छूट दी गई है। मीन्स एक प्रकार से P5 जो हैं उनको सारे मिस एडवेंचर्स करने की एक प्रकार से इजाज़त है, और बाकी देशों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और शायद इसी वजह से ही रशिया जो है उसने एक इन्वेजन किया है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसलिए भी हुआ है, राइट। और ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो फ्यूचर में बहुत सारे देश जो हैं वो यही कहेंगे। आज नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो यही कहेंगे कि देखिए इराक के ऊपर यूएसए ने अटैक क्यों किया, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। अगर सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो यूएसए कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करता कि वो इराक के ऊपर इन्वेजन करें। तो अब बहुत सारे देश जो हैं फ्यूचर में ऐसा कहेंगे कि यूक्रेन का एग्जाम्पल लेंगे कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। अगर उनके पास होते तो ऐसी नौबत नहीं आती।
यूक्रेन इज इन नो पोजिशन टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशियन माइट। रशियन आर्मी और रशियन मिलिट्री जो है वो काफ़ी माइटी है, माइटी इन द सेंस काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, युद्ध लड़ने का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आपके पास कितने भी हथियार हो, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस तो वो हथियार किसी काम के नहीं रहते, लेकिन उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, लाइक एक वॉरियर टाइप कंट्री ही है। यूक्रेन के पास ये सारा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की लीडरशिप और लोगों ने जो हथियार उठा लिए हैं और लोग जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है, नो डाउट। मीन्स उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी यूक्रेन के लोगों की। उनको पता है कि यहाँ पर उनकी हार होगी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं वो डर नहीं रहे हैं, वो हिम्मत से सामना कर रहे हैं, खास करके उनकी सरकार। भारत की पोजीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। भारत के रिलेशनशिप यूएसए के साथ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। अगर आप इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को देखेंगे, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर लगभग आप समझ लीजिए कि 2008 तक, अगर आप देखें 2008 तक, तो भारत और यूएसए के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब थे। भले ही भारत के इतने सारे लोग सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएसए में रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत और इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, एंड थैंक्स टू चाइना, खास करके चाइना की वजह से ही भारत और इंडिया जो हैं, भारत और यूएसए जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। हमने एक क्वाड नाम का ग्रुप भी फॉर्म किया है, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत की है। और अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्वाड जो है वो चाइना के खिलाफ हमारा जो इश्यू चल रहा है, तो उसमें हमारी कैसी मदद कर सकता है, क्योंकि इंडिया अकेला ऐसा देश है इस 4 क्वाड मेंबर्स में से जिनकी एक लैंड बाउंड्री चाइना के साथ है, और जिनका एक जेन्युइन टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चाइना के साथ चल रहा है। रही बात रशिया की, तो रशिया हमारा एक बहुत ही पुराना मित्र देश है। आज भी हमारी लगभग पूरी जो हमारी मिलिट्री कैपेसिटी है, हमारा मिलिट्री हार्डवेयर, जो हम चीज़ें सामान खरीदते हैं, वो रशियन सामान का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे फाइटर जेट्स से लेकर आर्टिलरीज और बहुत सारी गन्स भी हम रशिया से ही खरीद सकते हैं। रशिया ने हमारी बार बार मदद भी की है। 1971 में जो बांग्लादेश वाला वॉर था, तो उसमें कई दिनों तक यूनाइटेड नेशंस की प्रोसेस को स्टॉल करवा दिया था रशिया ने, ताकि भारत जो है वो अपना काम जो है वो ख़त्म कर सके। फ्यूचर में जब पाकिस्तान का इश्यू, चाइना का इश्यू और कश्मीर वाला टॉपिक जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा, तो एक ऐसा देश है जो हमारी डेफिनेटली मदद करेगा, एंड दैट इज़ रशिया। तो ये भी चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल हमारी पोजीशन जो है वो न्यूट्रल है। हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने की बात थी, तो उसमें हमने वोटिंग नहीं की है, और बेसिकली हमने नॉन अलाइनमेंट को ही फॉलो किया है। ना तो हम यूएसए और नेटो की तरफ से बात कर रहे हैं, ना तो हम रशिया की तरफ से बात कर रहे हैं। हम दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस रख के, इक्वल बैलेंस रख के आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ये पोजीशन भी हम ये करने के लिए कैपेबल ही हैं। लेकिन नॉन अलाइनमेंट जो है वो हर बार सभी के हित में नहीं होता है, और नॉन अलाइनमेंट जो है वो खास करके अपने देश के हित को ही ध्यान में रखा जाता है। और डिप्लोमेसी जो है उसमें यही है कि सबसे पहले आप अपने देश को देखिए, अपने देश के हित को देखिए। जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये जो नेशनल इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल, इसको सेल्फिश पॉलिसी भी कहा था, कि ये एक प्रकार की सेल्फिश पॉलिसी है, और पूरी दुनिया में यही रूल है। अब ये सही है गलत है, लेकिन यही चल रहा है अभी, कि हर कोई जो है वो अपने अपने हित को ही देखता है। और हमेशा बार बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अपने राष्ट्र के हित को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, रशिया जो है वो यही कह रहा है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे देश का हित क्या है? हमारे देश का हित ये है कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनने दें। तो उन्होंने वो एक्शन ली। यूक्रेन जो है उनका कहना ये है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें रशिया से नहीं हो सकती, तो हम नेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो वो उनका नेशनल हित है, और भारत का नेशनल हित ये है कि हम सभी के साथ बैलेंस रख के आगे बढ़ें। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटे तो 1956 में जब हंगेरी जो नाम का देश है, इसके ऊपर सोवियत यूनियन ने चढ़ाई की थी, तो इस टाइम पर भारत ने कुछ नहीं कहा था। भारत ने ऑफिशियली इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर हम थोड़े प्रो यूएसएसआर थे। और सुएज कैनाल को कंट्रोल करने की जब कोशिश की, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पर एक एग्रेशन दिखाया था, तो उस टाइम पर भारत ने इनकी काफ़ी निंदा की थी, क्योंकि बिकॉज वी वर प्रो
यूएसएसआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी चल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों का हम विरोध करते थे, कुछ चीज़ों का नहीं करते थे, डिपेंडिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो इस बार भी यही है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी टीम के तहत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर और ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी अगर वहाँ पर मृत्यु होती है, उनको डैमेज पहुँचता है, तो फिर भारत को कुछ एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट चॉइसेस जो हैं वो लेनी पड़ेगी। भारत को कुछ एक प्रकार से एक फर्मनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, खास करके रशिया के साथ। और ये करना भी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतिहास को देखें और फ्यूचर की नेसेसिटीज़ को देखें तो रशिया भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। बियॉन्ड थर्ड वेव टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। यूएसए और ईस्ट एशियन देशों में ओमिक्रॉन की लहर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, लेकिन हमारे देश में इसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट नहीं हुई है। और अब थर्ड वेव जो है वो नियरली ख़त्म हो चुकी है। कल हमने देखा महाशिवरात्रि थी, तो कितने सारे एरियाज़ में पूरे देश में लगभग आप कह सकते हैं तो लाखों की भीड़ जो है वो अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिली। लगभग सभी मंदिर जो थे शिव जी के, तो वहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मास्क नहीं पहना था। तो अब क्योंकि सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो वी आर नॉट दैट अब वो उतनी वो सेफ्टी या फिर उतना कोविड जो है वो शायद ख़त्म हो गया है, ऐसा एक बिहेवियर हमें लोगों में नज़र आ रहा है। अब हमारे यहाँ पर एक हाई सीरो पॉजिटिविटी है वैक्सीनेशन की वजह से और नेचुरल इन्फेक्शन, ये दो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी सीरो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपका बॉडी जो है वो अब इस वायरस को हैंडल करने में कैपेबल हो चुका है। इन लेमेंस लैंग्वेज आप ये कह सकते हैं। लेकिन अभी खतरा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आईआईटी कानपुर की एक स्टडी ये कहती है कि जून 2022 में भारत में फोर्थ कोविड वेव जो है वो आ सकती है। तो ये एक प्रकार की वार्निंग है सरकार और सिटीजन्स के लिए कि हमें हमारे जो गार्ड्स हैं, ख़ास करके पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, अपने हाथों को साफ रखना, इन द सेंस हैंड वॉश जहाँ पर पॉसिबल है तो हैंड वॉश इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पर आता है ये वो क्या कहते हैं वो लिक्विड, आई यूज़ इट बट अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ये सैनिटाइज़र, राइट, सैनिटाइज़र, वो सैनिटेशन शब्द दिमाग में चल रहा था, सैनिटाइज़र जो है। तो ये सेकंड। फर्स्ट, जहाँ पर अगर आप खाना पीना खाने के लिए कहीं पर जा रहे हो, लेट्स से रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर आप हैंड वॉश कर सकते हैं, तो ऑलवेज वॉश योर हैंड, दैट इज़ नंबर वन थिंग। ये जनरल एटिकेट्स में भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है फॉर वॉट एवर रीज़न, राइट, अगर आप अपने हाथ नहीं धो सकते, पानी नहीं है, वॉट एवर, तो एटलीस्ट यूज़ सैनिटाइज़र। अगर सैनिटाइज़र और पानी दोनों हैं तो मेक श्योर यू यूज़ वाटर एंड सॉप। उस टाइम पर फिर सैनिटाइज़र, सिर्फ सैनिटाइज़र नहीं चलेगा। हमारे देश में वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। 95% हमारी 15+ की जो पॉपुलेशन है उनको 1 डोज मिल चुका है, और 78% पॉपुलेशन को दोनों डोजेस जो है वो मिल चुका है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश, हमने देखा था कुछ समय पहले कि अफ्रीका में सिर्फ 11% लोगों को ही डोजेस मिले हैं, 2 डोजेस, बाकी के लोगों को सिंगल डोज मिला है, और बाकी के लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको 1 डोज भी नहीं मिला है। हमारे देश में हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो सिर्फ 40% ने बूस्टर डोज लिया है, फ्रंटलाइन वर्कर्स में सिर्फ 33% ने, और ओवर 60 की पॉपुलेशन को देखें तो सिर्फ 8% ने प्रिकॉशन डोजेस, यानी कि ये जो बूस्टर डोज है वो लिया है। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, सीरो सर्वेज रेगुलर इंटरवल पर हमें करते रहना है, और जीनोम सीक्वेंसिंग, ताकि नए नए वेरिएंट के बारे में हमें पता चलता रहे। तो ये चीज़ को हमें बंद नहीं करनी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि मास्क पहनना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर पॉसिबल हो प्लीज़ डू वेयर ए मास्क, राइट। अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए। और बूस्टर डोज जो हैं उसके बारे में भी हमें सीरियसली सोचना चाहिए। अगर हम ढील बरतेंगे तो फिर ये जो हमने एक प्रकार से गेन किया है, जहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ों के ऊपर पानी फिर सकता है अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो। एंड गॉड फॉरबिड कि ये फोर्थ वेव ना आए, लेकिन आईआईटी कानपुर ने अगर कहा है तो इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ए कॉशनरी टेल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जहां पर आपको
लगभग दुनिया के सभी टॉप साइंटिस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या इसकी इम्पैक्ट होगी, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस जो है वो आईपीसीसी के द्वारा किया जाता है। ये यूएन के तहत काम करती है, और लेटेस्ट रिपोर्ट आईपीसीसी का ये कहता है कि आने वाले समय में, आने वाले 2 दशकों में, पे अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2 डेकेड्स, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, और ये बहुत बड़ा खतरा है, राइट। एवरेज टेम्परेचर है ये, तो कई जगहों पर ये 4 डिग्री भी बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर किसी जगह पर 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, और वहाँ पर अगर 4 डिग्री, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 52 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज, यहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यू कैनॉट सर्वाइव 52 डिग्री सेल्सियस। और कई जगहों पर ऐसा होगा कि 41 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर 3 डिग्री बढ़ गई तो 45 हो जाएगी। अब आप लगेंगे कि 1-2 डिग्री से क्या फ़र्क, लेकिन 1 डिग्री जब बढ़ती है तो उसकी जो इम्पैक्ट है ना, वो मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 20, 100 हो जाती है। तो जितनी 1-1 डिग्रीज भी अगर बढ़ती हैं तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सीवियर हो जाती है। कई जगहों पर सूखा पड़ेगा, राइट। एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें, मीन्स इकोनॉमी जो है, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी ये तबाह हो जाएगी बिकॉज ऑफ बारिश ना होने की वजह से। बहुत सारी जगहों पर स्नो मेल्ट होने लगेगा, और जब स्नो मेल्ट होगा तो आपका ओशियन का टेम्परेचर जो है, आपके ओशियन के जो वाटर लेवल है, बेसिकली सी लेवल जिसको कहते हैं हम, वो बढ़ जाएगा। और एक बार ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर आप उनको फिर से वो फ्रोजन स्टेट में नहीं ले जा सकते। ग्लोबल सी लेवल जो है वो 44 से 76 सेंटीमीटर इस सेंचुरी में बढ़ जाएगा, और अगर इसी प्रकार से चीज़ें चलती रही तो 2150, आज से लेट्स से 100 सालों के बाद 2 मीटर से 5 मीटर जितना, 2 मीटर से 5 मीटर जितना सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, 5 मीटर इज 2 मीटर इज इटसेल्फ वेरी स्कैरी। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, सिटीज़ जो है वो डूबने लगेंगे, और ये सारा डैमेज ऐसा होगा जिसको आप कह सकते हैं इररिवर्सिबल। एक बार ये डैमेज हो गया तो हो गया, फिर ऐसा नहीं है कि बारिश रुक गई और सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े समय के बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, हमारा जीवन शायद बैक टू नॉर्मल हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो कभी भी वापस रिपेयर नहीं हो पाएगा। COP26 में जो अलग अलग देशों ने टारगेट सेट किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी वो नहीं मिलेगी, और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। यही आईपीसीसी ने बताया है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर अभी भी इतनी कोई खास क्लैरिटी नहीं है। भारत ने ये कहा कि 2070 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करने का वादा किया है, और भारत ने यह भी कहा है कि 2030 तक हमारा जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें से 50% हम रीन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करेंगे। और अभी 1-2 दिन पहले ही एक बात सामने आई थी, हमने बात की थी इसके बारे में फाइनेंशियल न्यूज़ में, कि एक मीन्स अलग अलग मंत्रालयों ने ये कहा है कि अभी हमें ये वादा जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसको लेकर टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भारत जैसा देश जो है वो भी अभी श्योर नहीं है। ये प्रॉमिस कर देना वन थिंग है और उसको फुलफिल करना दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इट्स वेरी स्कैरी। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हीट भी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। अब जब हीट बढ़ती है तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो पसीना निकलता है तो हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। अब जस्ट इमेजिन कि हीट भी बढ़ रही है और ह्यूमिडिटी भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो, क्योंकि ह्यूमिडिटी है वातावरण में तो पसीना नहीं निकलेगा, तो आपको गर्मी भी लग रही है और आपका एक प्रकार से आपकी कार गर्म हो रही है, लेकिन रेडिएटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो सिचुएशन ये होगी कि आपकी कार ओवर हीट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, कि ये जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है तो ये वेट बल्ब हो जाता है। इस प्रकार की हीट और ह्यूमिडिटी का मिक्सचर, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको लेकर एक अलग से लेक्चर बनाकर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो बहुत ही ब्रीफली मैं जा रहा हूं कि वेट बल्ब टेम्परेचर में ये होता है कि हीट और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन, और इसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकती है और हीट स्ट्रोक भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। भारत सबसे वल्नरेबल
देशों में से एक है। सी लेवल बढ़ेगा तो भारत की 35 मिलियन पॉपुलेशन जो है इसी सेंचुरी में अफेक्ट हो जाएगी, और आने वाले समय में 45 से 50 मिलियन जो हैं उसके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। हमारे बड़े बड़े शहर जैसे कि लेट्स से मुंबई, चेन्नई, इसके अलावा भी बड़े शहर हैं जो कोस्टल सिटीज़, तो ये सारे कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो तबाह हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग सी लेवल। तो शॉर्ट टर्म के लिए सभी देशों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, वरना ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने क्रॉस कर लिया तो तबाही ही तबाही है। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है चीता। हम नामीबिया नाम का एक देश है, अफ्रीका का देश है, तो वहाँ से 10-15 चीता जो है वो यहाँ पर हम ला कर आने वाले हैं, और यहाँ पर उनको जंगलों में छोड़ा जाएगा ताकि वो नेचुरली यहाँ पर अडॉप्ट होने लगे। एशियाटिक चीता जो था भारत का, तो वो विलुप्त हो गया, आज से लगभग 60-70 ईयर्स पहले ये विलुप्त हो गया था। और एक क्वेश्चन दूसरा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी और गुजरात के जो पोटैटो फार्मर्स हैं उनके बीच में लीगल बैटल चल रही थी, और फाइनली ये किसान जो हैं ये बैटल जीत गए 2021 में। तो कौन सी कंपनी के साथ ये इश्यू चल रहा था बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट माय पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर दिस लेक्चर, हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। एंड कल से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, राइट 9-9:30 तक आपको ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। कल महाशिवरात्रि थी तो आई वाज आउट विथ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर जो मिडनाइट की पूजा होती है, तो वी वर आउट, तो इसकी वजह से आज चीज़ें जो हैं वो रीशेड्यूल करनी पड़ी। आई हैव अ वेरी बिजी डे बट आई एम ऑल पॉजिटिव। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।